नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज दो बड़ी खबरें हैं हमारे सामने। इन खबरों का आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सूत्राधार बन रही हैं ये खबरें, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी भी है। पहली खबर हम आपको बता दें कि कर्नाटक की एक निचली अदालत में वित्त मंत्री सीतारमण, जो उनकी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। वो वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे। एक रिपोर्ट है हमारे सामने जिसे जो वायरल हो रही है पत्रकार के जरिए कि वहाँ पर जो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके कंटेंट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। खैर, ये वीडियो में तो आपको निर्मला सीतारमण जो ताई हैं उनके बारे में खबर है। अगली खबर फिर हम आपको संजय जोशी के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो देखिए निर्मला ताई के बारे में। सीतारमण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अपने दर्शकों को बता दें, निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। अपने दर्शकों को बता दें, आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में 42वें ACMM कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, BY विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने के चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। बेंगलुरु की अदालत ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु में तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें रखी। मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नकद दान को खत्म करना था ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता। आपने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सब देख लिया, क्या मसला था, किसने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट की अदालत को खटखटाया था और वहाँ उसकी अनुमति मिल गई और अब 10 तारीख को इस मामले पर फिर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए ये केस जो है आगे बढ़ा दिया गया है और एफआईआर करने के लिए थाने को निर्देश दिया गया है। इस पर निर्मला ताई मैं समझता हूँ जरूर बिलबिलाएंगी, कुछ न कुछ बोलेंगी, कोर्ट के बारे में कुछ भी कह सकती हैं। जो कोई मिनिस्टर है, पावर है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, आगे क्या होगा हमने पहले ही बोल दिया, हम नहीं कुछ बता सकते क्योंकि अदालती मामला है और अदालत के मामले में ज़्यादा बोलना, टांग अड़ाना हमारी आदत नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मामला कुछ न कुछ तो है, क्योंकि ये चंदा वसूली का मामला है, जबरन चंदा वसूली की गई है, बॉन्ड के जरिए की गई है, क्या क्या किया गया, ये सारी चीज़ें अदालत में विचाराधीन है। खैर, अब मैं आता हूँ संजय जोशी। आप शायद जानते होंगे, मेरे दर्शक बहुत सारे नए दर्शक हैं जिनकी उम्र अभी पिछले 11 वर्षों में शायद 18 या 20 की हुई होगी, तो वो शायद नहीं जानते हों संजय जोशी कौन है। संजय जोशी आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी अमित शाह से काफ़ी सीनियर भी हैं। आरएसएस ने उनको हमेशा इज्जत बख्शी है और वो ज़्यादा
किसी से कुछ बात भी नहीं करते, मीडिया में तो वो कतई आने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, संजय जोशी किसी फ्लैट में दिल्ली में रहते हैं और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि संजय जोशी के घर पर मिलने वालों की, उनसे मिल करके उन्हें शुभकामनाएं देने की लाइनें लगी हुई हैं। संजय जोशी इतने पावरफुल होते नज़र आ रहे हैं। इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, ये सारा एक हवा में चल रही कहानी है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और आरएसएस इस पर दृढ़ हुआ है। आरएसएस जिसका हाथ पकड़ती है समझ लीजिए कि वो काम पूरा होता है। और कहना भी चाहिए कि आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि करीब 10-15 सालों से संजय जोशी बर्फ़ में लगे हुए हैं, पार्टी उनसे कोई काम नहीं ले रही है। आपको मालूम है, एक कोई सीडी के चक्कर में उनको बहुत नीचे गिरा दिया गया था, उनकी बहुत बेइज्जती की गई थी। खैर, अब आरएसएस को लगता है कि संजय जोशी इस सारे मसले को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी इस समय बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है। क्योंकि जिस पार्टी की 303 सीटें रिकॉर्ड सीट आई थी 2019 में, वो अब 240 पर आ गई हैं। और इसके अलावा इस समय जो जनता की आवाज़ है, जो आरएसएस जिस जनता की आवाज़ को सुन रहा है, आप किसी भी मोहल्ले में, गली में चले जाइए, आरएसएस का कार्यकर्ता बहुत दुखी नज़र आता है और वो कहता है कि जनता बहुत दुखी है। जनता ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आरएसएस की जो मात्र संस्था आरएसएस है, उसका एक विंग, पॉलिटिकल विंग, इस तरह की हरकतें करेगा और जनता को प्रताड़ित करेगा। हर चीज़ में वो धोखा खाई जा रही है, धोखे की बात की जा रही है, तमाम चीज़ें हैं, उलझ कर रह गया है आदमी। महंगाई, भ्रष्टाचार और बहुत सारी और भी बातें हैं, बेरोजगारी चरम पर है। इसकी तरफ आरएसएस सोचता है। आरएसएस देखिए बुरा संगठन नहीं है, उसकी अपनी एक लाइन है। वो धर्म के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। उसमें नरेंद्र मोदी जैसे तमाम नेता निकले और वहाँ से वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए, बड़े बड़े काम किए उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे जो छत्रप थे, देश के जाने माने व्यक्ति थे, वो सब आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। और उन्होंने आरएसएस के मुताबिक, कहना चाहिए आरएसएस की जो कल्चर थी वो, और जो आरएसएस चाहती थी, उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके आरएसएस को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। बड़े भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बहुत कुछ काम हुआ, सरकार बनी, एक बार सरकार गिरी, फिर दोबारा से सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम काम किए। लेकिन अब 10-11 सालों में ये जो काम हुआ है उससे आरएसएस बहुत दुखी है। अब काम क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम गंध भारतीय जनता पार्टी में भरी जा रही है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनके पास 4 वोट नहीं, जो गंदे गंदे काम करके आए हैं, तमाम भ्रष्टाचार करके आए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उसको तमाम काम सौंप रखे हैं। आरएसएस इस बात से सख्त नाराज है। अब बताइए, करीब लगभग मैं समझता हूँ जो असम का चीफ मिनिस्टर है, एक उदाहरण के तौर पर, वो करोड़ों रुपए का दागी है। सीबीआई ने पूछताछ की, कलकत्ते में आकर के उसको बुलाया गया और उसने तत्काल बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो आज चीफ मिनिस्टर है। एक महाराष्ट्र का ताज़ा उदाहरण है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले कहा कि उस पर करोड़ों रुपए का सिंचाई में घोटाला, सिंचाई विभाग था, सिंचाई मंत्री था वो, अब उसको ला करके करीब 5-6 दिन बाद उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आरएसएस ऐसी जो कहानियाँ की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के जरिए, इस पर वो बहुत सख्ती से मतलब निपटना चाहती है और चाहती है कि आरएसएस कभी भ्रष्टाचार के मामले में किसी के साथ कोई समझौता नहीं करती। ये बात सही भी है। आरएसएस की छवि बहुत सुधरी हुई है और वो काम करती है इसी मुद्दे पर। लेकिन
नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो नड्डा है, उस तिकड़ी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को गलत रास्ते पर ले जा करके खड़ा कर दिया है। और उसका कारण ये है कि अब 240 लोकसभा सीटें आई हैं इस चुनाव में। चिंता इस बात की है, उसको आरएसएस चाहता है कि हमारी इज्जत बनी रहे और पार्टी की भी इज्जत बनी रहे, लेकिन इस मामले में कोई सुनने को तैयार नहीं है। संजय जोशी को लेकर के आरएसएस बहुत ही बिल्कुल सक्रिय है और वो चाहती है कि संजय जोशी अपने हाथ में कमान संभालें। संजय जोशी का जो चरित्र है, लोगों से मिलना, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, उनकी सारी समस्याएं सुनना, वो इस टाइप के व्यक्ति हैं। वो चमक दमक से बहुत दूर रहते हैं। अभी भी मैंने सुनने में आ रहा है कि वो एक किसी छोटे से फ्लैट में दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी में काफ़ी अंतर है। देखिए, आइडियोलॉजी की जहाँ तक बात है, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी आपने देखी है। मैं समझता हूँ 20 उदाहरण मिल जाएंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। वो नैरेटिव तैयार करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। इस तरह से नैरेटिव बना करके आप कब तक जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। संजय जोशी आरएसएस की जो थ्योरी है, जो उनका विचार है, उसको आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस कभी किसी को ज़बरदस्ती अपने खेमे में नहीं लाती। ये आरएसएस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 38 साल से मेरी पत्रकारिता है और मुझे इस बात का अनुभव है और मुझे इस बात का गुमान भी है कि मैं तमाम आरएसएस के नेताओं से सीधे बात कर लेता था। देखिए, एक ज़माना था, चंपत राय आगरा में रहते थे, माइथान में। मेरी उनसे दर्जनों बार बातचीत हुई, लेकिन आज वो चंपत राय शायद हमें पहचानते भी नहीं होंगे कि कौन आरबी सिंह यादव। और यहाँ वो गिड़गिड़ाते थे कि यार हमारी खबर छाप देना। एक जमाना था। यहाँ के एक सभासद थे आगरा के, वो आज बहुत बड़े आदमी बन गए। वो घर पर आते थे मेरे पर, बड़ी मिन्नत करते थे, खबर छाप देना, खबर छाप देना। एक विधायक हो गए बाद में, एक सभासद, वो भी आते थे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी की, यहाँ बेइज्जती करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अब उस कल्चर में ये सारे लोग इस कल्चर से हट करके, जो आरएसएस की कल्चर थी उससे हट करके अब ये लोग बीजेपी की जो नई कल्चर है उसमें घुल मिल गए। आप जाएंगे मिलने के लिए, आप खुद जाएंगे तो मैं समझता हूँ घंटों बैठा लेंगे आपकी पर्ची चली जाएगी, आपसे मिलेंगे भी नहीं। मिलेंगे तो सही, लेकिन आप घंटों बैठ करके बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे कि यार अच्छे फंस गए यहाँ पे। आज की स्थिति क्या है देखिए, मैं आपको बता दूं। आरएसएस हमेशा पत्रकारों का सम्मान करती आई है और आज की बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, कोई बात भी होती है तो उसकी प्रेस रिलीज भी नहीं भेजती। ये वीडियो मैं समझता हूँ मोहन भागवत जी शायद तक पहुँच जाए किसी तरह से, तो वो बता सकते हैं, देख सकते हैं। इतना कल्चर बदल गया है। आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछेंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। कई लोग हैं, कई पत्रकार हैं जो पीड़ित हैं इस टाइप से। अब देखिए, एक किसी पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में लिख दिया कि भाई पूरा सिंहवाद चल रहा है, कभी यादववाद चलता था। अब उसकी सूची को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। एक कोई लड़की है पत्रकार ममता तिवारी, उसने भी ट्वीट कर दिया, तो उनके खिलाफ एफआईआर करा दी। आरएसएस तो ऐसा कभी नहीं करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था। तो संजय जोशी उसी टाइप के व्यक्ति हैं जिस टाइप के वो उस समय थे। आज मैं मानता हूँ भाई, सत्ता एक ऐसी चीज़ होती है कि उसकी धमक जब लगती है तो वो बड़ी दूर तक जाती है। नरेंद्र मोदी में सत्ता समायोजित है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बल्कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी से तो सवाल करना अब बहुत दूर की कौड़ी है।
उन तक पहुंचना भी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि इस समय जो घेरा है, चकाचौंध का जो घेरा है नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, बहुत ही गजब का है। आप उस रिंग में दाखिल होने का तो सोच भी नहीं सकते, जाने की तो बात दूर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस जो चकाचौंध और चमक दमक का जो घेरा है, जो रिंग है, उसे तोड़ने का काम मोहन भागवत ही कर सकते हैं, आरएसएस ही कर सकती है, और किसी में दम नहीं। और ये सारा काम मैं समझता हूँ संजय जोशी के आने से ही हो सकता है। हालांकि अभी बीच में कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब संजय जोशी का नाम नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया तो अमित शाह दौड़े दौड़े नागपुर पहुंचे, वहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने लगे, और उस मीटिंग में गडकरी साहब को नहीं बुलाया गया। गडकरी आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके मंत्रिमंडल के भी हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया, और वो बुलाए होंगे तो वो आए भी नहीं। वहाँ अमित शाह ने बहुत कोशिश की कि मोहन भागवत जी से उनकी बातचीत हो जाए, मोहन भागवत जी ने मना कर दिया। उनका कहना है कि आप हो कौन, आप देश के गृह मंत्री हो, पार्टी में आपकी कोई अब हैसियत नहीं है। ये एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है, कैडर्स के जरिए ही वो मेल मुलाकात करते हैं सबसे। तो अब बात आती है कि वो वहाँ से बैरिंग लौट आए, और उन्होंने फिर जब संजय जोशी का नाम सामने रखा तो यहाँ से एक गुगली छूटी, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो चौहान हैं कृषि मंत्री, हम उनको अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हैं, उन्हें बना दीजिए। अब चूंकि चौहान भी इनकी गैंग में आ गए हैं, गैंग से मतलब इनके खेमे में हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई इनको हम दबा के रखेंगे, इनसे काम लेते रहेंगे नड्डा की तरह। फिर बात आई कि भाई नहीं, हम तो जो महारानी वसुंधरा राजे हैं उनका नाम आरएसएस ने आगे किया, ऐसा सुनने में आया है। अब वसुंधरा राजे भी खार खाए बैठी हुई हैं इन लोगों से, क्योंकि वसुंधरा राजे की जितनी बेइज्जती मोदी के खेमे ने की है उतनी शायद उनकी कभी नहीं रही। और वो हमेशा जो भैरव सिंह शेखावत जी थे उनके साथ उन्होंने राजनीति करी, उनसे सीखी राजनीति। और शायद बहुत से हमारी जो नए दर्शक हैं, हमारे यंग दर्शक हैं, शायद इन बातों को जानते भी नहीं होंगे जो बात हम आपको इस समय बताने जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो संजय जोशी उन सबको ठीक कर सकते हैं, पुराने आरएसएस के वर्कर हैं वो। और यही बात है कि शायद जो खेमा नरेंद्र मोदी और अमित शाह नड्डा की खिलाफत वाला जो खेमा है, उसके लोग संजय जोशी के घर पहुंच रहे हैं, और आगे क्या गुल खुलेगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू। आपको इस वीडियो में किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैंने कोशिश की है कि किसी के बारे में हम गलत कभी सोचते नहीं, न कभी बोलते हैं। खैर जो भी है, आपने ये जो कुछ भी यहाँ बोलना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कह सकते हैं, आप खुला है सभी के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।